न्याय और कानून की बात करें तो उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बात न्याय और कानून की नहीं हो रही, यहाँ पे एक बात हो रही है ह्यूमन बींग्स की। और मैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मैंने जिक्र क्यों किया, क्योंकि जो मेरे साथ आज वार्ताकार मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हमारे जेके यूटी के एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही हैं, अगर हम समझें तो। नाम है जावेद राही। बहुत ऊंचा नाम है और इनकी शख्सियत को बहुत से लोग डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट से, डिफरेंट डिफरेंट फेसेट से जानते हैं। और हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जावेद राही हैं तो क्यों हैं और कैसे हैं। लेकिन छोटा सा एक मैं इनका इंट्रो दे दूं। ही इज़ बेसिकली ए रिसर्च स्कॉलर। इन्होंने ट्राइबल रिसर्च के ऊपर इनका जो पकड़ है वह बहुत मजबूत है। इन्होंने जम्मू कश्मीर और इवन लद्दाख तक का जितना भी ट्राइबल कल्चर है या उनका जितना भी ट्राइबल हेरिटेज है या ट्राइबल की जो रहन सहन है उसके ऊपर इन्होंने बहुत सा शोध किया है, बहुत से रिसर्च पेपर्स निकाले हैं, बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं इन्होंने उसके ऊपर। हम इनसे बातचीत करेंगे कि ट्राइबल जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, फैक्टर है, एस्पेक्ट है, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमने इन्हें न्योता दिया है। इनसे जानना चाहेंगे। जावेद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। शुक्रिया, बहुत बहुत। ये जो ट्राइबल रिसर्च जो आपने किया है ओवर द ईयर्स, मैं आपको बहुत देर से जानता हूँ कि आपने गुज्जर बकरवाल्स को, पर्टिकुलरली गुज्जर्स को लेकर आपने बहुत सा शोध किया, बहुत सा रिसर्च किया और बहुत सी आपने नई नई चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँचाई भी हैं। गुज्जर्स को लेकर, उनके रहन सहन को लेकर, उनके एजुकेशन को लेकर, उनकी हेल्थ सिस्टम को लेकर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त प्रेजेंट स्टेटस जो है जम्मू एंड कश्मीर में गुज्जर्स, बकरवाल्स और ट्राइबल्स का क्या है? देखिए, 5 अगस्त के बाद 2019 एक मान लो कि एक बड़ा रेवोल्यूशन आया, इनकलाब आया गुजरों के तमाम जो उनके हकूक़ थे शेड्यूल ट्राइब के ज़ुमरे में आने की वजह से। 1991 में हमें शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। चंद्रशेखर जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। 19 अप्रैल का दिन था तो हमें ये मिला। लेकिन कुछ राइट्स जो अलाइड राइट्स थे वो हमारे लोगों को नहीं मिले जम्मू कश्मीर में इन व्यू ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट। अर्स्टवाइल स्टेट, उसको स्पेशल स्टेटस था और कोई चीज़ें इन्होंने बोला कि फॉरेस्ट राइट में आपको ओल्ड फॉरेस्ट राइट जो हमारा अपना है वो भी राइट्स दे देता है वगैरह वगैरह। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद एक मान लो कि एक चेंज आया और एकदम से वो सारे राइट्स जो हिमाचल में ट्राइबल्स को थे, जो पूरे इंडिया में शेड्यूल ट्राइब्स को थे, वो एक्सटेंड हुए जम्मू कश्मीर में जिसे सेलिब्रेट किया हमारे लोगों ने। और दे फील मोर एम्पावर्ड, मतलब आज बहुत अच्छे तरीके से एम्पावर्ड कि उनको फॉरेस्ट लैंड के ऊपर जहाँ वो अपना गुजर बसर करते हैं, आते जाते हैं पहाड़ों में, जंगलों में, उनमें आने जाने, वहाँ उनकी ज़मीन को बरतने के हकूक़ मिल गए जैसे ट्राइबल को थे। और उसके साथ साथ जो है ना, मतलब SC/ST एट्रॉसिटीज़ एक्ट आ गया, उसने एम्पावरमेंट कर दी कि अब कोई किसी को मतलब टारगेट, कास्ट स्टिग्मा के नाम पे टारगेट नहीं कर सकता। कोई इसको मतलब कोई इनको इनके नाम से गाली नहीं दे सकता, कोई इनको रास्ते में अपनी लाइवलीहुड चलाने की वजह से कोई इनको घर से नहीं निकाल सकता। तो इस तरह के बहुत सारे हकूक़ आ गए। फिर डिलिमिटेशन आ गया। डिलिमिटेशन सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किया और उसमें जो कल रिकमेंडेशंस आई हैं उसमें 9 सीटें जो हैं वो रिज़र्व की के बारे में बताया गया, प्रपोजल है। हम समझते हैं कि ये उससे पहले इन्होंने पंचायत में रिज़र्व कर दी थी और BDC में, DDC में, चेयरमैन में 3 चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट्स के हेड इस वक्त हमारी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, जो कि एक ओवरऑल एम्पावरमेंट है। और मैं समझता हूँ कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी, और उनकी जो टीम है, शायद इकबाल साहब हूँ चाहे ट्राइबल में, वर्मा जी हूँ फॉरेस्ट में, ये सारे लोग जो है ना लगे हुए हैं कि इस पिछड़ी हुई डिसएडवांटेज कम्युनिटी को कैसे आगे ले जाया जाए। एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह का ना एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्किंग से। अब ट्राइबल को लगा कि यार नहीं जी अब कुछ मिलने वाला है, अब कुछ मतलब होप्स उनकी मिलने, और होप्स में जो वो एक तरह का हुआ ना कि भाई हमारे 9 MLA आ जाएंगे ट्राइबल्स के, गुज्जर्स के मान लो एक काम करके आप 8 बोल लें, हमारे आज भी 8 हैं लेकिन उसमें ये है कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं। कश्मीर से हमारे 2 लोग आते थे, मतलब वहाँ से जीत के, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से भी हमारी थोड़ी सी तो पॉलिटिकल जो सियासत है
उसमें ये है कि उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में आप बैठेंगे, आप वहाँ अपने ट्राइबल के इश्यूज उठा सकेंगे। बाकी तो चलता है, एमएलए आते हैं, एमएलए जाते हैं। हाँ, कानून साजिया में ना आप कानून बना रहे हैं ना, जी बिल्कुल, तो उसमें आपकी एक भागीदारी होगी, ये बड़ी बात है। ये जावेद जी, ये जो आपने बात बताई है, तो इससे तो साफ नज़र आ रहा है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 गया यहाँ से, उसने बहुत से फ़ायदे दिए हैं इन कम्युनिटीज़ को बहुत फ़ायदे दिए हैं। और जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की तरफ भी ये जो आपकी कम्युनिटी है अब ये जाने वाली है। जैसे आपने एमएलएस की बात की कि इतना ये हो जाएगा। मैं कुछ बातें करूँगा, जैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है जो गुजर बकरवाल के, उसमें क्या नए चेंजेस आए हैं? क्योंकि जो फॉरेस्ट एक्ट राइट एक्ट था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था इन गुजर्स के लिए, बकरवाल के लिए। तो उसमें ऐसा है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 2006 में एक कानून पास किया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स, मतलब फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी जो फॉरेस्ट में रहती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया कि वो वहाँ पे रहती हैं। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स है कि भाई आपके राइट्स हैं, आप वहाँ रहते हैं। ये जो एक्ट है ये पूरे इंडिया में एक्सटेंड हो गया, इसके कानून बन गए 2008 में, मगर ये एक्सटेंड नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में इन व्यू ऑफ स्पेशल स्टेटस। तो ये 5 अगस्त 2019 को एक्सटेंड हो गया। ये कानून क्या बताता है? ये कानून ये बताता है कि आप एक पर्टिकुलर गांव में रहते हैं, गांव में एक कमेटी बनती है, पूरा गांव उसमें एक मेंबर होता है, और ये कि कोई कहे कि कोई किसी ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि गांव में सबको पता है कहाँ किसकी ज़मीन ख़त्म होती है, उससे आगे किसकी है, उसके आगे किसकी है। और ये नहीं है कि पूरा गांव बेईमान हो जाता है ना, कभी नहीं होता। तो इसमें यह है कि ग्राम सभा के पास सबसे ज़्यादा पावर है ट्राइबल के इस बिल में, जिसमें कि इस कानून में कि जिसमें कि फॉरेस्ट के कानून मतलब आपको दिए जाने, वो बोलते हैं कि गांव सारा इकट्ठा होगा, उसके सामने गांव की एक पहले कमेटी बनेगी, वो देखेगी कि किस किस के क्या राइट्स हैं, उनको फार्म दिए जाएंगे। मतलब मैं बोलूँगा मेरे 6 कनाल हैं, आप बोलेंगे मेरा 3 कनाल है, वो जाके विजिट करेगी सब जगह, वो गाँव वालों को आके समझाएगी कि भाई बात ये है कि 25 लोगों ने क्लेम भरे हैं, इस जगह पे इसका है, इस जगह पे इसका, इस जगह पे इसका, इस जगह पे इसका। अगर आप पास करते हो, मतलब आप 50% लोग बैठ के पास करते हो, जिसमें 1/3 औरतें भी होंगी, क्लेमेंट भी आधे होने चाहिए वहाँ पे, आप पास करते हो तो हम आगे बेचेंगे। फिर गांव के लोग उस पर ना विचार करते हैं कि हाँ बताइए जी इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना हो। फिर वो जो है वो अगली कमेटी को जाता है जो एडीसी या एसडीएम लेवल की, उसमें ट्राइबल के 3 नुमाइंदे भी होते हैं, रेंजर भी है और वहाँ पे बीडीओ भी है जी। फिर वो देखते हैं कि ये जो ट्राइबल्स ने भेजा है ये क्या ज़मीन पे है, वहाँ उनकी टीम आती है, वो देखती है हाँ जी ये है, उस दिन कमेटी को वहाँ रहना है। उसके बाद उनको अगर कोई शक होता है तो वो बोलते हैं ये चीज़ें क्लियर करो। फिर ये डीसी के पास जाता है, डीसी के पास एक और कमेटी होती है जिसमें तीन लोग होते हैं, जिसमें 2 ट्राइबल हैं बाहर के मेंबर, और उनका अपना पंचायत अफसर डीसी साहब खुद, और उसके साथ साथ एक जो है डीएफओ साहब। तो ये 3 वो होते हैं, 3 ये नॉन ऑफिशियल। फिर वो देखते हैं कि भाई ये जो गाँव ने जो रिकमेंड किया है और जो हमारे सब डिवीज़न लेवल कमेटी ने रिकमेंड किया है, क्या उनमें आपस में है। तो फिर उसके हिसाब से फिर डीसी साहब जो है पट्टा देते हैं ज़मीन का कि हाँ इसकी है। ये इसमें 2 तरह के राइट्स हैं। राइट्स नंबर 1 कि एक तो हो गया कि जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप खाने के लिए चीज़ें मतलब एग्रीकल्चर करते हैं, एक तो वो है इंडिविजुअल राइट्स जी। एक हो गया कम्युनिटी राइट्स। कम्युनिटी राइट्स के मतलब आप जंगल को इस्तेमाल करते हैं एज कम्युनिटी, कि आप उस जंगल में जाते हैं, आपकी भेड़ भी जाती है, मेरी भी जाती है, पूरे गांव की भेड़ें जाती हैं, तो वो हो गया जंगल के ऊपर आपका कम्युनिटी का राइट जी। एक हो गया आपका इंडिविजुअल, जहां आप रहते हैं, जहां आपका घर है, जहां आप या कहीं भी रह रहे हो, तो 2 तरह के राइट्स हैं। कोई कम्युनिटीज़ हैं जैसे बकरवाल्स हैं, तो उसमें एक ही तरह के राइट्स बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ भी वो जंगल में रह रहे हैं एज कम्युनिटी जी, और ऊपर भी वो जंगल में रह रहे हैं एज कम्युनिटी। तो इसमें ग्रेजिंग के राइट्स आ जाते हैं। आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठी कर सकते हैं। आप ये जो बीज के लगे होते छत्ते, ये लेके इनका मखीर, पहले तो आप कुछ नहीं कर सकते, प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं आप जी। तो इसमें ये है कि कोई अगर इसको फैलाए कि भाई ये तो ज़मीन जंगल की दे दी या बेच दी,
ऐसा कुछ नहीं, यूज के राइट्स हैं। यूज़ के राइट्स हैं। अच्छा जावेद जी, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जो फॉरेस्ट राइट्स जो है, जी, जिसमें जी। गुज्जर और बकरवालों को बहुत बहुत बड़ा फायदा है, सहूलियत हो गई है जी, उनको। जी। मैं ये जानना चाहूँगा कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एजुकेशन और एक होता है हेल्थ। जी जी अब क्या है कि मैं एक बात जोड़ूंगा कि गुज्जर बकरवाल बेसिकली ये नोमैड कम्युनिटी है। जी, वो जी, जी। यहाँ से घूम रही है, ऊपर जा रही पहाड़ों पे, जी, जी। गर्मियों में, सर्दियों में वापस नीचे आ रही है। तो उस दरमियान जो है उनके जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन का क्या सिस्टम है, और जो बाकी के लोग हैं उनके लिए हेल्थ का क्या सिस्टम रहता है? देखें, मतलब सरकार की जो भी स्कीमें होती है ना, वो कहते हैं आप एक जगह बैठ जाएं, हम आपको अस्पताल भी दे देंगे, हम आपको गांव में स्कूल भी दे देंगे, हम आपको सारी चीज़ें दे देंगे। लेकिन अब सरकार को, मतलब हमारा जो कल्चर है उसको हम ये कहते हैं कि आप हमारे कल्चर को समझें, अंडरस्टैंड करें और उसके साथ अपनी चीज़ें चलाएं। कि मतलब हेल्थ का बंदा भी साथ जा रहा है, चाहे इसी कम्युनिटी से हो, ट्राइबल से हो, या जिनको इंटरेस्ट हो ट्राइबल्स में, उनको भर्ती करिए और उनको साथ ले जाइए। मतलब कि हम बैठ जाएं, हम अपना कल्चर ख़त्म कर दें और आप हमें डेवलप करो। आप कहो कि आप ना कोट पहन लो, आप ना ये भेड़ बकरी छोड़ के ना आप मजदूरी करो, तो वो नाइंसाफ़ी होगी एक कल्चर के, एक खाना बदोश के साथ कि वो ऊपर जाता है पहाड़ पे। और मैं आपको बोलूँ ना, 15 मार्च को यहाँ से ये लोग कूच करते हैं ऊपर जी। आप बोलो उसको कि आप 10 दिन ठहर जाओ, कभी नहीं ठहरेगा जी। आप बोलोगे ये हो रहा है, वो कभी नहीं ठहरेगा, क्योंकि उसका माल जो है उसको गर्मी लगने लग पड़ती है। तो वो अच्छा, ऊपर जब चढ़े जाते हैं तो अक्टूबर में, 15 अक्टूबर के बाद वहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है और कट लगना शुरू हो जाता है इसको ना, घास को, वो नीचे आना शुरू हो जाता है जी। तो हमारे लोग जहाँ सब्जाजार देखते हैं, जहाँ, क्योंकि देखें जो प्रायोरिटी है ना, देखें मेरी प्रायोरिटी है कि मैं कहीं नौकरी पे जाऊं, मैं कोई पैसा कमा के लाऊं घर में, और हर आदमी की एक प्रायोरिटी होती है, वो उसको निभाता है। हमारे लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी एंड लास्ट प्रायोरिटी एनिमल्स। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उसी में मैं कहता हूं कि इस वक्त 20 में से 2011 की सेंसस में 20 में से 16 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां औरतों की तालीम जो है 30% से कम है, जो पूरी इंडिया में बड़ा अलार्मिंग है। बिल्कुल ठीक। उसके अलावा जो गुजरों में 42% इन्होंने बोला है 2011 में सेंसस में कि लिटरेसी है, और बकरवालों में 32% है, जो कि लोएस्ट है। इंडिया में इस वक्त J&K में 69% है। इंडिया में भी लगभग 70% से ऊपर, कुछ कम्युनिटियों में 100% हो गई है, कुछ जगह 80% है, अलग अलग रियासतों में अलग अलग है। तो हमारे लोग बिल्कुल बॉटम में, क्योंकि एक जो आपने बोला कि बच्चों के साथ क्या होता है, वो कहते हैं कि या तो आप हॉस्टल में डालो, मोबाइल स्कूल, सीजनल टीचर, ये मगर ऊपर चलता नहीं है ना। मतलब ये सारी चीजें गवर्नमेंट ने कुछ सीजनल टीचर्स और साथ में मोबाइल स्कूल्स की बात नहीं, वो बहुत अच्छा स्टेप है कि देखें 2000 सीजनल टीचर, 2000 सीजनल टीचर हर जगह पहुंच जाते हैं, वो अपने सीजन को लगाते। अब वो सिंसियरिटी कितनी है उसमें, तो वो तो अलग बात है, वो बात है। अच्छा राय साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे डिलिमिटेशन कमीशन की बात हो रही है, और अब तो किसी वक्त भी हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें से निकल आएगा और डिलिमिटेशन हो जाएगी, तो आप क्या आश्वस्त हैं कि जो गुज्जर्स के लिए, बकरवाल की आपकी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, कि उनके लिए जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो काटा जाएगा और उनके जो लिए रखा जाएगा डिलिमिटेशन में, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूं, क्योंकि अभी पीछे हमने ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा था कि कुछ गुज्जर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बकरवाल्स भी थे, उनका ये कहना था कि डिलिमिटेशन हो जाने के बाद उनके राइट्स जो है, मतलब जैसे एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए, वो छिन जाएंगे, हमें ठीक तरह से डिमार्केट नहीं किया जाएगा। तो इस तरह नहीं, वो तो आशंकाएं, देखें मतलब चुन के आएगा ट्राइबल 9 सीटों से जी, 9 सीटों से चुन के आया। बाकी उसके अलावा भी अगर आप किसी जगह पे पावरफुल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, और दूसरे लोग, जैसे कई जगह पे हमारे जो नुमाइंदे हैं वो लड़ते हैं इस बात पे कि वहाँ उनकी आबादी कम होती है। देखें पॉलिटिक्स एक और तरह की गेम होती है, जो बंदा जीत रहा होता है, अगर आप उसकी जाति को देखेंगे तो वो कम ही होगी, लेकिन वो एक पार्टी की वजह से, एक आइडियोलॉजी की वजह से, एक सिलसिलों की वजह से जीत जाता है। ये बहुत बड़ा कदम है कि डिलिमिटेशन के ज़रिए
एक प्रपोजल है कि 9 सीटें जो हैं 90 में से मतलब 10% से ऊपर का सिलसिला आपका होगा, फिर ये खुद भी जीत के आएंगे। फिर 2 इलेक्शनों के बाद ये सीटें जो हैं दूसरी जगह चले जाएंगी, मतलब इनके मतलब जहाँ पे आप हैं ये सारी चेंज हो जाएंगी, दूसरी जगह पे चले, तो एक लीडरशिप भी उभरती है। जी। एक अल्टरनेट लीडरशिप भी गुजरों में उभरेगी। देखिए जो पहले ट्राइबल में लोग हैं उनकी जगह दूसरे लोग भी आ सकेंगे। अच्छा जावेद जी, मैं आपसे अब चलते चलते आखिर में 1-2 छोटी छोटी बातें पूछूंगा। मुझे ये भी पता है कि आप यूट्यूबर भी हैं। जी, सब कुछ है जी। आप उसके ऊपर बहुत एक्टिव रहते हैं, फॉलोशिप आपकी बहुत ज़्यादा है। ऐसा कौन सा कमाल करते हैं आप कि आपके पास इतनी फॉलोइंग है और इतना फॉलोशिप है, क्या ऐसा उस पर चलता है? मैंने जब 2009 में YouTube, बहुत कम लोगों को पता था कि YouTube आ गई है और YouTube एक बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म होने जा रहा है, तो 2009 में मैंने 100 के करीब गीत जो है ना गोजरी के हाँ वो मैंने डाले इसके ऊपर, और जब मैंने डाले तो वो चलने लगे। लेकिन जो ही ये 3G आ गया ना, 3G के बाद ना YouTube दौड़ने लग पड़ी, 4G में दौड़ने लग, अब 5G भी आने वाला है। देखिए मैं आपको बोलूं कि बीइंग ए यूट्यूबर मैंने एक ही चीज़ किया, मैंने एक सब्जेक्ट चुना कि मेरे इस वक्त 1400 वीडियो वहाँ पे होंगे। मेरा मंथली आप देखेंगे तो 14 लाख से ऊपर व्यूज़, मतलब मंथली जो हैं वो जा रहे हैं 28 दिन में। जी। और उसके साथ साथ मतलब शेयरिंग और हजार घंटे के हिसाब से लोग देख रहे हैं पर डे। तो बहुत नहीं, लेकिन उसमें मैंने एक ही काम किया। देखिए YouTube आपको कह रहा है कि आप एक ही जगह रहे हैं जी। आप अगर कुछ करने जा रहे हैं ना, फिर आप अपने उस पर, क्योंकि आप जो सब्सक्राइबर है उसको गुमराह नहीं कर सकते कि आज आप डोगरी के बारे में बात कर रहे हैं, कल आप गोजरी के बारे में कर रहे हैं, परसों आपने कहा कि नहीं ये नहीं, मैं परिंदू के बारे में बात करूंगा। तो मैंने ये पाया कि मैंने सारे वीडियो या तो गुज्जर्स के बारे में या गोजरी में जी, मतलब दोनों ही, या उस लैंग्वेज में जो गुज्जर्स बोलते हैं या फिर गुजरों के बारे में, उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज कि मैं किसी जगह गया हूँ परसों निकाह में, तो मैंने एक वहाँ पे निकाह पे ना मैंने 12 मिनट की फुटेज उठाई और मैंने उसमें से काट के खुद ही एडिटिंग करके उसमें 8 मिनट की लगा दी। वो फेसबुक पे उसने इस वक्त 40-50 हज़ार लोगों ने फेसबुक पे ही ऐसे ही फेंकते ही देख ली। मतलब आप देखें कि मतलब आप अगर उनके इंटरेस्ट की बातें, फिर वो आपको फॉलो करते हैं, फिर वो आपको सब्सक्राइब करते हैं। मोर ओवर आपको उनका इंटरेस्ट देखें, मतलब कि मेरे जैसे YouTube ये नहीं कहता कि मेरे जैसे लोगों को आप, YouTube आपको कहता है कि आप ना सड़क पे निकलें, आम सी कोई चीज़ें शूट करें, आम सी चीज़ें, लेकिन आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए जी। कि अगर आप मान लो कि कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, YouTube आपको बोलता है आप फेसबुक पे एक बड़ा न्यूज़ का चैनल चला सकते हैं, आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ला सकते हैं, लेकिन YouTube आपको अलग से कह रही है कि आप ना आ जाएं विद सर्टन पर्टिकुलर एक एरिया पे, आप एक ही एरिया पे फोकस करें। हाँ, और उस एरिया पे मैंने आप यकीन करें कि गोजरी के बहुत सारे चैनल हैं जो पहाड़ी गीत भी चढ़ा लेते हैं, डोगरी का मिला वो भी चढ़ा लिया, पंजाबी का मिल गया वो भी चढ़ा लिया, कहीं गए वहाँ से भी चढ़ा लिया, लेकिन मैंने कभी अपनी दानिश कभी इधर से इधर नहीं हुआ। मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में, आप जानते हैं सुबह से शाम तक वहाँ प्रोग्राम ही चलते रहते हैं। अगर आप वहाँ की फुटेज उठाएंगे, खाली फुटेज, तो वो पर डे 10 वीडियो 15 वीडियो आपको देते हैं। लेकिन मैंने कभी भी डोगरी का, दूसरे का, तीसरे का कभी नहीं उठाया, मैंने अपना कंटेंट उठाया। वो अपना कंटेंट के लिए मुझे नीचे बैठना है, मुझे मिट्टी में बैठना है, कहीं भी बैठना, मैंने किया। 2 बच्चे जा रहे थे, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, मैंने उनको ऐसे बैठ गया मैं ज़मीन पे, मेरा बेटा भी साथ था, तो मैंने उनको लिया, मैंने बोला किधर से आए हो, क्या कर रहे, गोजरी में पूछा, तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम्हारे घर में कितनी भैंसें हैं, उसने कहा नहीं गायें हैं 2। फिर उसने बोला कि मैंने कहा कितनी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो उससे मतलब 2 मिनट 1 मिनट सम 58 सेकंड का वीडियो है। तो एकदम से चढ़ गया, क्योंकि ये कि आप एक कंटेंट पे जाएंगे और उसके अंदर का कंटेंट, मैं किसी जगह गया हुआ था, मैंने एक बंदे के बारे में मुझे पता चला कि घोड़ों के बारे में बड़ा अच्छा जानता है,
जो घोड़े मतलब हमारे, अब घोड़ों की जब ये सेंसिस हुई पिछले दिनों 2019 में, तो पता चला कि घोड़े जो थे वो 1,60,000 से 80,000 पे आ गए, 50% कम हो गए। अच्छा। तो मैंने उसको पूछा यार घोड़े क्यों कम हो रहे हैं, और मैंने उसका 40 मिनट का इंटरव्यू किया सिर्फ घोड़ों पे, घोड़ों की आदतें क्या हैं, घोड़ों को गुजर कैसे इस्तेमाल करते हैं, घोड़ों में अच्छी बातें क्या हैं, बुरी बातें क्या हैं, वज़न ढोने वाला घोड़ा क्या होता है, अच्छे घोड़े क्या होते हैं, बुरे घोड़े क्या होते हैं, पहचान क्या होती है, बीमारियां क्या होती हैं, घोड़ी का दूध किस पे यूज़ करते हैं, जी, जी, जी। ट्राइबल उसके बाल किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मर जाने पे क्या करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे रिचुअल्स क्या क्या करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने 40 मिनट का, मैं खुद इनलाइटेंड हुआ जी, खुद इनलाइटेंड हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब कि इसमें यूट्यूब में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे जो गुर हाथ में आया उसमें ये है कि आप अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो वो फिर एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट का होना चाहिए, उसमें फिर वो लोग सारे जुड़ते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आपके साथ जुड़ते हैं। जावेद जी, आपका नाम जो है ना, ये ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत ऊंचा नाम लिया जाता है। बहुत जगहों पे जहाँ पे भी कोई ट्राइबल कम्युनिटी का कोई फंक्शन है या कोई भी बात है तो जावेद राही का वहाँ पे होना बहुत। नहीं, मैं एक और इसमें ऐड करूँगा, मुझे उसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि जब मैंने फॉरेस्ट राइट पे कैंपेन शुरू की तो मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ा, मुझे अपने यूट्यूब के ऊपर खुद वीडियो बनाया, आओ आज हम थोड़ा दसा फॉरेस्ट राइट में फार्म किस तरह पढ़ें, हमने फार्म इधर लगाया और बोलते गए और वो डाला तो वो एकदम से पूरे जम्मू कश्मीर में चला गया। बिल्कुल ठीक। हाँ, मतलब उसमें आपका ना उस सब्जेक्ट में फिर आप अंदर चले जाते हैं, फिर उसके आपके पास एक तरह के राइट्स आ जाते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ गुजरों को बतानी है तो वो आपको मेरे पास आना है कि भाई आप मुझे ये बताना है, आप मेरा इंटरव्यू ले लो या आप खुद बोलो। बिल्कुल ठीक। जी जावेद जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि इतनी बड़ी शख्सियत है आप और बहुत सा काम कर चुके हुए हैं, मैंने आपसे बात भी की है, लोग भी जानते हैं ट्राइबल रिसर्च पे तो जो महारत आपकी है वो कम ही लोगों में होगी यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस के ऊपर। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होना बहुत ज़रूरी है और लोगों की नज़र शायद आप पे इस तरह से भी होगी, तो क्या पॉलिटिक्स में आप कब आ रहे हैं और कब आप पॉलिटिक्स? कभी नहीं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कभी नहीं। पॉलिटिक्स हज़ार तरह की होती है, इन इलेक्शन लड़ने वाली पॉलिटिक्स जो है ना जी, मैं इसमें नहीं हूँ, मैं ना मैं आना चाहता हूँ, ना मैं आऊँगा। ये मेरा अंदर का जावेद राही आपको बोल रहा है, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, मैं कभी मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा। हम जो बात कर रहे हैं वो भी एक तरह सियासत एक बड़ा सब्जेक्ट है, हिकमत है, इसको हिकमत बोलते हैं। हिकमत में आप अपने लोगों का अगर कल्चर ऊपर करते हैं ना, वो भी एक उनकी एम्पावरमेंट है। आप उनकी बात करते हो, उनको एक आइडिया देते हो, वो भी एक एम्पावरमेंट है। तो ये है जी। आप अब आखिर में मैं आपसे ये चाहूँगा कि गोजरी लैंग्वेज में, मतलब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे और जो आपको देखेंगे वो गुज्जर जो देखेंगे, बकरवाल देखेंगे, गोजरी लैंग्वेज में आप अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखो जी, आपने पूछा नहीं, एंड पे मैं मैसेज बोलूँ, आपने क्योंकि पूछा नहीं, और मैं बता दूँ कि मैं 1994 से लेकर कल्चरल एकेडमी के गोजरी शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं रेडियो से वाबस्ता रहा, गोजरी में खबरें पढ़ता रहा 10 साल। मैंने गोजरी ज़ुबान के अंदर खुद की मेरी 13 किताबें और 300 से ऊपर किताबें एडिट की हैं। मैंने गोजरी की फर्स्ट कंसाइज डिक्शनरी, जिसमें कि तकरीबन 9,000 लफ्ज़ हैं उनके मानी के साथ, उसको कंपाइल किया है। मैंने हिंदी गोजरी डिक्शनरी बनाई है खुद। मैंने फोकलोर इंसाइक्लोपीडिया बनाया, गुजरों का फोकलोर का इंसाइक्लोपीडिया बनाया खुद, मतलब अपना, एकेडमी का नहीं है जी। उसके अलावा क्या कहते हैं, फोकलोर डिक्शनरी बनाई है। उसके बाद लोक विरसों किताब पे मुझे अवार्ड मिला है। उसके बाद इस वक्त मैं रस्म रिवाज, गुजरों के रस्म रिवाज पे किताब 350 सफ़े की वो फाइनल कर रहा हूँ मैं इन दिनों, उसी छुट्टियों में लगा हुआ हूँ। बाकी मैंने एडिट की हैं एज ए एडिटर इन कल्चरल एकेडमी, आर इन गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट, आर इन ट्राइबल रिसर्च एंड कल्चरल फाउंडेशन, बहुत सारी किताबें, अराउंड 300 बुक्स। और मैं मेंबर हूँ बहुत सारी, मतलब साहित्य एकेडमी का, ICCR का, और ट्राइबल में ट्राइबल मिनिस्ट्री के साथ मेरी वाबस्तगी है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में मैं जो है वो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी वाबस्ता। मैंने IIT जम्मू में
एक कोर्स 6 महीने का वो पढ़ाया है ट्राइबल्स पे जम्मू कश्मीर के। अच्छा। और बहुत सारा मतलब काम लैंग्वेज पे भी है। हूँ गुजरा ने या कहना गोजरी ज़बान बोलने वाला ने या कहना चाहूँ कि भाई अपनी ज़बान ना बरतो, अपनी ज़बान ना जड़ो ना जिंदा रखो, अपना कल्चर ना, अपना रहत बैत ना, अपना जड़ा रस्म रिवाज है, रीति रिवाज हैं और सोहनी जी पगड़ी हैं, जी हमारी बेटियां की टोपी हैं उन्होंने, और पूरा जेवराना, इन सारी चीज़ों ने संभाल के रखो। ये थारी विरासत हैं और थारे नाल चली आई हैं और अगे नस्लों ने दे के जाओ कि यो माँ को जेवर है, यो दादी को जेवर है। यही यूँ कहना चाहूँगा। मैं समझ गया जो जावेद भाई साहब ने बोला। इन्होंने अपने बच्चों के लिए, जनरेशन के लिए और लोगों के लिए कहा कि अपने कल्चर को संभाल के रखिए और जो आपकी वेशभूषा है, मतलब जो टोपी पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं या जो औरतें जेवर पहनती हैं, उनको संभाल के रखिए और आने वाली अपनी जनरेशन्स को बताइए इस बारे में कि गोजरी का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो किस तरह से आगे बढ़ता है। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जावेद जी ने जो एंड में अपने बारे में बताया कि उन्होंने क्या क्या किया है और कौन कौन सी तंजीमों के साथ ये लगातार काम कर रहे हैं और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के ये हेड्स हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात कर रहे हैं, ICCR की बात कर रहे हैं, IIT में इन्होंने 6 महीने का कोर्स किया है, कोर्स करवाया है गोजरी पे। मैं इनके लिए एक ही वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ कि नेचुरली जब इन्होंने बोला कि एनसाइक्लोपीडिया, तो ये पूरे के पूरे एनसाइक्लोपीडिया हैं इस बारे में। और हमारे लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि गोजरी ज़बान जानने वाले, गुजरों से ताल्लुक़ रखने वाले जावेद राही आज भी गुजरों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जी जान से तोड़ जो मेहनत है वो कर रहे हैं और हम इनके लिए इनका बहुत बड़ा आभारी है। शुक्रिया जावेद जी, हमारे बहुत बहुत आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया।